जय श्री राम दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मैट्रिसेस बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके पास एग्ज़ाम में दो चीज़ें आती है। पहली चीज़ कि आपके पास एक मैट्रिक्स दी हो, ठीक है, 2 × 2 की या 3 × 3 की। ठीक है, फिर आपको क्या बोलेंगे, उसमें आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है और उसको डायगोनलाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है। और क्या आ सकता है, जो हमारे पास डायगोनलाइज करने का तरीका होता है ना, वो एक थ्योरम है, उसको प्रूव करने के लिए आ सकता है कि प्रूव दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स, इस तरह से। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। आज हम करेंगे कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, डायगोनलाइजेशन फॉर्म होती क्या है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, और इसकी कुछ एप्लीकेशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, और किस तरह से मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स होते क्या है। तो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर को समझाने से पहले हम ये वाली चीज़ थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है, बाद में मैं आपको और बताऊंगा, पर अभी मोटा मोटा देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस हमारे पास रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती है। अगला चैप्टर है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, बट उसमें हमारे पास एक अलग ही चीज़ है। उसमें हमारे पास है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैट्रिसेस किस तरह से इस्तेमाल होती है, वो एक अलग है। ठीक है, बट रियल लाइफ में हमारे पास मैट्रिसेस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, मैंने दो मेजर एग्जांपल लिए हैं जो इसको समझने के काम आएंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और गूगल सर्च में, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस यूज़ होती है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने ब्लेंडर यूज़ किया होगा, अगर, है ना, मैंने किया है इसलिए पता है उसमें क्या होता है ना कि पीसी में होता है, तो जो आप उसको खोलते हो तो आपके पास डिफ़ॉल्ट में एक क्यूब बना होता है। अब आप क्या करते हो, अगर यहाँ से इसको खींचते हो तो इसमें अलग शेप बन जाती है। मतलब इसका इस्तेमाल करके आप 3D एनिमेशंस, ठीक है, 3D डिज़ाइनिंग, 3D कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, कुछ भी आप ऐसा बना सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास ब्लेंडर यूज़ होता है। तो इसके बैक एंड में भी हमारे पास मैट्रिसेस काम करती है। ठीक है, तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। गूगल सर्च, ठीक है, गूगल सर्च में क्या होता है कि जैसे बात मान लो, ये जो मैंने डॉट्स डॉट बनाया है ना, ये हमारे पास क्या है, वेबसाइट से। अब जैसे गूगल है, गूगल के पास करोड़ों वेबसाइट्स है, पर जब आप एक फ़िक्स कीवर्ड सर्च करते हो तो आपके पास कुछ खास ही वेबसाइट्स आती है, सारी नहीं आती है। तो वो कैसे होता है, उसके पीछे भी मैट्रिसेस का हाथ होता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा मोटा मोटा था। अब हम समझते हैं आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ना, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को समझने से पहले आप अपने दिमाग से एक शब्द को निकाल दो, वो है आइगन। ठीक है, इस आइगन को 2 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दो। बचा क्या, वैल्यू और वेक्टर। ये जो दो शब्द है ना, ये एक साथ हमारे पास कहाँ यूज़ होते हैं, वैल्यू और वेक्टर। ये होते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, 2D 3D, इस ज्योमेट्री में हमारे पास वेक्टर, वैल्यू, इन चीज़ों का यूज़ होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल में वो बनाया है कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वैल्यू को समझाने के लिए 2 पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पे वेक्टर को समझाने के लिए भी 2 पॉइंट्स लिए। ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितने का डिस्टेंस है, वो क्या बताती है, एक वैल्यू। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का है, तो वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। पर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक पॉइंट की किसी एक रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्शन बताता है। मेजरली हम क्या करते हैं, ओरिजिन से देखते हैं कि एक पॉइंट का ओरिजिन से क्या डायरेक्शन है, तो वो हमारे पास क्या बताता है, वेक्टर। वो हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर होता है, जो कि हमें एक फ़िक्स पॉइंट की एक रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि वैल्यू क्या होती है, वेक्टर क्या होता है, क्योंकि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के कंसेप्ट को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होते क्या हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी पीछे कि मैट्रिसेस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होता क्या है, जैसे आप ब्लेंडर यूज़ करोगे तो एक इस तरह की शेप आपके पास डिफ़ॉल्ट में मिलेगी। आप इसमें कोई भी पॉइंट खींच सकते हो, अंदर को धकेल सकते हो, जिस तरह से आपके पास एक शेप बन सकती है। ठीक है, आप कोई इंसान की शेप बना सकते हो, आप पहाड़ की शेप बना सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी शेप्स होती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस शेप में करोड़ों पॉइंट्स है। ठीक है, आप इस वाले पॉइंट को भी खींच सकते हो, इस वाले पॉइंट को भी खींच सकते हो, तभी तो उसमें शेप बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे करोड़ों पॉइंट्स है, करोड़ों पॉइंट्स है, तो यहाँ पे वेक्टर कितने बनेंगे,
करोड़ों वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो आप जिस भी पॉइंट को आप खींचोगे तो दरअसल अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या होता है ना, एक वेक्टर में चेंज आता है, ठीक है। जैसे बात मान लो मैंने एग्जांपल के लिए इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक खींचा है और उसमें शेप में चेंज आ गया, ठीक है। तो दरअसल हुआ क्या, ये जो पहले वाला वेक्टर था ना कि जिस मैंने इस पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ किया था, इसमें चेंज आ गया, है ना, क्योंकि मैंने इसको बाहर खींच दिया, इस वाले पॉइंट को यहाँ ला दिया, तो इस वाले वेक्टर में आ गया चेंज। कितने का, बात मान लो 5 यूनिट्स का चेंज आ गया। तो ये जो 5 यूनिट्स है ये हो गई वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू। और जिस वेक्टर पे ये चेंज आया उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर, ठीक है। जैसे बात मान लो ये वाला वेक्टर ले लिया, चलो वेक्टर क्या मैं ऐसा करता हूँ, देखो जैसे बात मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको डिज़ाइनिंग करनी है और इसके लिए आपको इस वाले पॉइंट को आप क्या करते हो, माउस से यहाँ पे इसको ऐसा खींच देते हो ऊपर को, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऊपर चला जाता है, ठीक है। और इसकी शेप हो जाती है कुछ इस तरह की, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दरअसल यहाँ पे इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, तो ओरिजिन से यहाँ पे ये वाला वेक्टर बना हुआ था पहले, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको मूव कर दिया इस वाले पॉइंट को, तो इस जो ये वाला वेक्टर है इसमें चेंज आ गया। कितने का चेंज आया, बात मान लो 2 यूनिट्स का चेंज आ गया। तो ये जो 2 यूनिट्स हो गए ये हुई आइगन वैल्यू। और किस वेक्टर पे चेंज हुआ, तो भाई इस वाले वेक्टर पे चेंज हुआ, तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर। तो जिस वेक्टर पे चेंज आता है उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर, और जितने वैल्यू का चेंज आता है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अब देखो यहाँ पे 2 व्यूज़ होते हैं, एक वो जो हम नहीं देखते, एक वो जो हम देखते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई शेप चेंज हो गई, ठीक है। और जो हमने नहीं देखा वो ये है कि इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था कि मैट्रिक्स की एप्लीकेशन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो इसमें मैट्रिक्स का कहाँ रोल हुआ। अब जब हम देखेंगे तो हमें कोई मैट्रिक्स नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा कि भाई हमने इसको यहाँ खींचा और इसमें शेप में चेंज आ गया। मैट्रिक्स इसमें कहाँ मल्टीप्लाई होती है, मतलब मैट्रिक्स का इसमें कहाँ यूज़ होता है। तो दरअसल होता क्या है ना कि जब ये वेक्टर हमारे पास है, कोई भी हमारे पास वेक्टर है, कोई भी आप पॉइंट लो, उसके रिगार्डिंग आप एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, जब भी आप उसमें कोई चेंज करते हो, ठीक है, दरअसल उसमें क्या हो जाता है, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल बात मानो मैंने जैसे ये वाला पॉइंट था, ठीक है, इसको हमने यहाँ खींच दिया, इसमें चेंज आ गया, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। पर हमने क्या नहीं देखा कि इसमें इस वाले वेक्टर में एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ है, जिसके कारण इसमें ये चेंज आया है। आपने इसको यहाँ ड्रैग किया तो बात मान लो इसमें ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गई इस वाले वेक्टर में, ठीक है। तब यहाँ पे पहुँच गया। जैसे ये वाला भी है, इस वाले पॉइंट को मैंने खींच करके यहाँ ला दिया, ठीक है। तो हो सकता है इसमें ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गई हो, और आगे खींच लिया तो ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गई हो। तो एक पॉइंट को जो हम खिसकाते हैं दूसरी तरफ, तो उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है। और मैट्रिक्स में वो वैल्यूज़ होती है जो एक नई वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ़िक्स वैल्यूज़ होगी, और इसको और खींच दोगे तो ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, बात मान लो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है बैक एंड में। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। आपको लगेगा कि आपने शेप को चेंज कर दिया, होती है, शेप चेंज होती है, पर बैक एंड में क्या होता है, उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है। एक पॉइंट को आपने अगर खींचा तो उस पॉइंट पे हमारे पास वेक्टर बना हुआ था जो कि आपने नहीं देखा, ठीक है। इसको आपने खींच करके यहाँ लाया तो इसमें हमारे पास चेंज हुई, जितने वैल्यू का चेंज हो उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। पर असल में वो चेंज हुआ है एक मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने की वजह से। ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर में एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ है, जिसके कारण ये हमारे पास चेंज हो गई, ठीक है। मैट्रिक्स कौन सी मल्टीप्लाई हुई है, जो इस नए पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। और किस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स का यूज़ होता है रियल लाइफ में, या फिर हम बोले ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है। तो दोबारा बताता हूँ एक चीज़ कि जिस वेक्टर पे हम चेंज करते हैं उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर, और जितने वैल्यू का हमारे पास चेंज होता है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है आइगन वैल्यू, ये किस पे डिपेंड करती है, मैट्रिक्स पे डिपेंड क्या करती है, मतलब मैट्रिक्स के बराबर होती है।
जितने की आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे उतनी हमारे पास वैल्यू होगी। बात मान लो आपने यहाँ खींचा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बात मान लो 5 यूनिट है, तो हमारे पास मैट्रिक्स है ये वाली, इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसकी वैल्यूज़ भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी है। बट इस पॉइंट को आपने और लंबा खींच दिया, बात मान लो इसमें मैट्रिक्स की वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरह से होता है। तो जो वैल्यू होती है ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारे पास आइगन वैल्यू निकलेगी, आइगन वेक्टर निकलेंगे और आगे जाके मैट्रिक्स डायगोनलाइज भी होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है, मैंने क्या लिखा है, ए एक्स इजक्वल टू लैम्डा एक्स। यहाँ पे ए क्या है, मैट्रिक्स है, ये एक्स क्या है, एक्स ये वाला हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। और ये लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, और ये एक्स क्या है, यही वाला वेक्टर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या लिखा है, ए एक्स इजक्वल टू लैम्डा एक्स। ए क्या हुई, मैट्रिक्स हुई, ठीक है। तो अगर हम इतनी बात को समझे, सिर्फ इतनी बात को, इसमें हमारे पास क्या है कि दरअसल हमारे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। इसमें हमने किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया है। वेक्टर में जब हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की पोजीशन में चेंज आता है। कितने का चेंज आता है, आइगन वैल्यू का चेंज आता है। समझे बात को, जैसे हमारे पास क्या था, ये वाला वेक्टर था, ठीक है, हमने इसको खींच करके यहाँ ला दिया तो हमारे पास एक नई चीज़ क्या मिली, आइगन वैल्यू, ठीक है। बैक एंड में हमारे पास क्या जो हम नहीं देख पाए वो ये था कि इस वाले वेक्टर पे एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे कोई मैट्रिक्स का कंसेप्ट नहीं था, पर जब आपने इसको यहाँ खींचा तो हमारे पास एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे नई पोजीशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, मैट्रिक्स, एक नई मैट्रिक्स मिली जो हमें नहीं दिखी, और जो हमें दिखी वो क्या थी, आइगन वैल्यू। तो ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट होती है। क्या बोला मैंने, मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो अगर वैसे आप इक्वेशन को काट के देख लो, हमारे पास बचेगा क्या, इस मैट्रिक्स के कारण एक आइगन वैल्यू मिलती है। ये हम नहीं देख पाते, ये हम देख पाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर में जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेम होता है हमारे पास कि अगर हम एक वेक्टर में कोई आइगन वैल्यू का चेंज करते हैं। ये अभी 0 थी, हमने 5 यूनिट बढ़ा दिया तो ये थी इस तरह से, ठीक है ना। ये दोनों हमारे पास बराबर होते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से कैसे बनती है कि ए एक्स इजक्वल्स टू लैम्डा एक्स होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में यहाँ पे बीच में आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इजक्वल्स टू लैम्डा आई एक्स, ठीक है। अब इस राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस लैम्डा आई एक्स इजक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन है वो हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस लैम्डा आई इंटू में एक्स इजक्वल्स टू 0। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, वो होती है ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाला पार्ट इक्वल टू में 0, जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में होता था ना फर्स्ट ईयर में, वैसा होता है यहाँ पे। तो ये होती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इसी इक्वेशन से हमारे पास आइगन वैल्यू भी निकलेगी और आइगन वेक्टर्स भी निकलेंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो अब हम समझते हैं कि एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि डायगोनलाइज होता क्या है। एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने का मतलब क्या होता है। डायगोनलाइज करने का मतलब होता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उस पर सिर्फ डायगोनल पोजीशंस पे ही हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए और बाकी वैल्यू होनी चाहिए 0, ठीक है। जैसे बात मान लो ये एक मैट्रिक्स है कोई भी 3 इंटू 3 की, तो हमारे पास सिर्फ इस वाली इन 3 पोजीशंस पे वैल्यू होनी चाहिए और बाकी सारी हमारे पास होनी चाहिए 0। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि देखो मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है तो हम डायरेक्ट रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। रो ऑपरेशन लगाओ, कॉलम ऑपरेशन लगाओ, इन वाली पोजीशन को 0 कर दो, है ना। तो क्या इससे भी डायगोनलाइज हो जाएगी, हाँ इससे भी डायगोनलाइज हो जाएगी। परंतु जब आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कंसेप्ट आता है ना, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा माइनस वाले साइन में फ़र्क आ जाता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर आपको अभी इतना समझना है कि डायगोनलाइज इस तरह से भी हो जाती है। अगर आप रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो भी मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो जाएगी। पर जो आपको बोलेंगे कि आइगन वैल्यू बताओ, आइगन वेक्टर बताओ, तो उसमें बस माइनस का फ़र्क आ जाता है कहीं कभार, ठीक है। इसलिए हमको जो यहाँ पे स्टेप्स है उसको फॉलो करना ही पड़ता है।
तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वो सब हम आगे देखेंगे। बस आप स्टेप को ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। इन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर हम पी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे और इस पी से हम ये वाला बनाएंगे। ये आपके पास एक थ्योरम भी है जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती है, ये भी मैं आपको कराऊंगा कि पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डायगोनलाइज मैट्रिक्स किस तरह से होती है। दरअसल आपके पास क्या होगा ना, क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी होगी, ठीक है, उसमें आपको ये पी और पी का इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये मैट्रिक्स डायगोनलाइज होती है। तो ये तरीका होता है। तो ये सब हम आगे वाली उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिक वाली वीडियो में इतना ही, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आइगन वैल्यू क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। तो मैट्रिक्स में हमने एक पढ़ी थी, मैट्रिक्स की एप्लीकेशन जो होती है वो क्या होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, जिसमें हमारे पास कोई 3D मॉडल होता है और 3D मॉडल में करोड़ों पॉइंट होते हैं। करोड़ों पॉइंट है तो मतलब हर पॉइंट का अपना एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो हम जब एक पॉइंट को खींचते हैं तो एक वेक्टर में चेंज आ जाता है। कितने वैल्यू का चेंज आता है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। जिस वेक्टर पे चेंज आता है उसको बोलते हैं आइगन वेक्टर, ठीक है। अब ये तो हम देख पाते हैं, जो नहीं देख पाते वो चीज़ ये है कि एक वेक्टर पे दरअसल एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, जिस कारण से वो चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ से इन दो बातों से हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी, इससे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई। तो ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो आइगन वेक्टर ये होता है, आइगन वैल्यू ये होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ओके।